नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर BMW कार का नया कनेक्शन सामने आ गया है। हेमंत सोरेन की आवाज से जब्त की गई थी BMW कार। अब इसे लेकर एक नया कनेक्शन जो है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। BMW कार का कांग्रेस सांसद धीरज साहू से कनेक्शन जुड़ रहा है। जांच एजेंसी ईडी ने इस BMW कार को हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित सरकारी आवास से जब्त किया था। ईडी इस मामले की तफ्तीश कर रही है और इसी मामले में 2 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन तक किए गए हैं। कोलकाता और गुरुग्राम के मानेसर में सर्च ऑपरेशन किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, और हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, अब क्या ये मानकर चलें कि धीरज साहू का भी उस कार के अंदर जब्त पैसे से, या यूं कहें हेमंत सोरेन के साथ अब कनेक्शंस गहरा है? देखिए, इस मामले को समझना बेहद जरूरी है। जिस तरह से इस मामले की तफ्तीश की जा रही है, 29 जनवरी को जिस तरह से राजधानी, बिल्कुल शंकर, आप इस खबर पर जानकारी दें उससे पहले जरा अपने दर्शकों को वो कार एक बार फिर से दिखा देते हैं, जिस कार को ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित सरकारी आवास से जब्त किया था। यही वो BMW कार है जिसका इस्तेमाल हेमंत सोरेन करते थे, और अब ये ईडी की कस्टडी में है। इसकी जांच की जा रही थी। 2 लोकेशंस पर जो ईडी की टीम है वो छापेमारी भी करती हुई और उसे लेकर के अपनी जांच को और आगे बढ़ा भी रही है। और हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी शंकर, क्या जानकारी आप दे रहे थे कि ये कनेक्शन आखिर किस रूप में देखा जाए? देखिए, 29 जनवरी को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से जो कार को जब्त किया गया, उस कार के बारे में जब जानकारियों को इकट्ठा किया गया तो पता चला कि इस कंपनी का संबंध जो है एक भगवान दास होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर है, और यानी कि इसी कंपनी के एड्रेस पर इस कार का रजिस्ट्रेशन हुआ था। और उस एड्रेस पर जांच एजेंसी ईडी की टीम के द्वारा जब सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, और ये सर्च ऑपरेशन कल रात में हुई है। कल रात में जब इस लोकेशन पे पहुंचे तो उसके बाद पता चला कि ये जो कंपनी है, ये जो घर का जो एड्रेस था, जो कंपनी का एड्रेस था, वो उसका जो कनेक्शन है धीरज साहू से कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जहां पर ये कार जिस एड्रेस पे खरीदा गया है उसका कनेक्शन धीरज साहू से है। और धीरज साहू की अगर बात करें तो वो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, और बहुत बड़े झारखंड और उड़ीसा का बहुत बड़े कारोबारी के तौर पे जाने जाते हैं। और ये धीरज साहू वही हैं जिनके आवास पर और अन्य लोकेशन पर पिछले कुछ समय पहले जो सर्च हुआ था इनकम टैक्स के द्वारा, तो तकरीबन 352 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई थी। तो वो धीरज साहू से जुड़ा हुआ कनेक्शन जो है इस मामले में निकल के सामने आ रहा है। और इस मामले पर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी ईडी के द्वारा मानेसर, जो गुरुग्राम स्थित मानेसर है, वहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही इसी मामले में एक अन्य लोकेशन कोलकाता का है, कोलकाता में भी सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, और सर्च ऑपरेशन के दौरान में तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो जिस तरह से हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में अब धीरज साहू का नाम सामने आया है। शंकर आनंद, तो क्या हम ये मानकर चले शंकर आनंद कि क्या अब धीरज साहू के साथ इस कनेक्शन को जब जोड़कर ईडी की टीम जांच कर रही है तो ये अब ज्यादा परेशानी खड़ी करेगी हेमंत सोरेन के लिए? निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और इसके साथ हेमंत सोरेन के साथ साथ अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस मामले पर धीरज साहू जो हैं उनसे भी इस मामले में आगे पूछताछ की जा सकती है कि क्या इस कार को उनके द्वारा गिफ्ट दिया गया था, या ऐसे ही फ्री में दे दिया गया था, या कार सिर्फ दिल्ली आवास के लिए उनको भिजवाया गया था। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी कि आखिर वो कनेक्शन क्या है। और पहला जिस तरह से ये इन्फॉर्मेशन मिला, और दूसरा एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जिस तरह से कल देर रात में सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में कुछ ऐसी भी जानकारी मिली है कि इस पूरे मामले में जो एक शैल कंपनी का नाम सामने आ रहा है, वो शैल कंपनी कौन सी है इसके बारे में जांच एजेंसी के द्वारा कुछ भी अभी औपचारिक तौर पे नहीं बताया जा रहा है। लेकिन शैल कंपनियों का क्या काम था, किस तरह से इस पूरे मामले में उस शैल कंपनी की भूमिका रही है। शैल कंपनी का मतलब कि वो फर्जी दस्तावेज के सहारे जो फर्जी कंपनियां बनाई जाती हैं, तो उसके माध्यम से किस तरह से पैसों का लेन देन या और किन किन कामों का प्रयोग होता था,
वो भी अब जांच एजेंसी के रडार पर आ चुका है। तो कल जिस तरह से कल देर रात में सर्च ऑपरेशन गुरुग्राम स्थित जो मानेसर इलाका है वहां पे सर्च ऑपरेशन की शंकर आनंद, तो क्या ये भी संभव है कि जब इस वक्त रिमांड अवधि हेमंत सोरेन की बढ़ाई गई है, पूछताछ चल रही है कंटिन्यूअस, तो वहां पर इस कार को लेकर अब धीरज साहू को लेकर के भी, और किसके नाम पर ये कार, आखिर ये कार यहां तक कैसे पहुंची, इसका इस्तेमाल जब किया जा रहा था तो ये आप किस आधार पर इस्तेमाल कर रहे थे, ये तमाम चीजें अब सवालों में जुड़ जाएंगी, ये भी ईडी की टीम पूछेगी। निश्चित तौर पे आपने एकदम सटीक सवाल किया है, और जिस तरह से आपने सवाल किया उसका जवाब भी मैं देना चाहूंगा कि अब इस मामले में जो पूछताछ की प्रक्रिया होगी उस इन तमाम सवालों को भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इन तमाम सवालों का जवाब मांगा जाएगा कि उस कार का धीरज साहू से क्या कनेक्शन है, या जिस पते पर उस कार को रजिस्टर्ड किया गया था। और देखिए, उस कार को जो खरीदा गया था वो पूर्ण तौर पर नगद देकर के खरीदा गया था। जो BMW कार की जो खरीदारी हुई है वो पूर्ण तौर पर नगद पैसे देकर के खरीदारी हुई है। तो समझा जा सकता है कि इतने पैसे देकर के उस नगद उस कार को खरीदा गया था, BMW कार को खरीदा गया था। अब जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि उस कार का कनेक्शन अब धीरज साहू, और धीरज साहू के बाद इस मामले को अब हेमंत सोरेन से जिस तरह से जोड़ करके देखा जा रहा है, तो आने वाले दिनों में धीरज साहू से इस मामले में विस्तार से पूछताछ भी होगी और हेमंत सोरेन की मुश्किलों को ये और बढ़ाता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। जरा एक बार ये तस्वीर फिर से देखते चलिए। ये वो कार है जिसे हेमंत सोरेन के दिल्ली से सरकारी आवास शांति निकेतन से जब्त किया गया था, और अब इस कार का कनेक्शन जो है वो धीरज साहू से जुड़ रहा है। धीरज साहू वही शख्स हैं जिनके आवास और कई ठिकानों पर छापेमारी में 350 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, कैश जो रकम है वो जब्त की गई थी। अब ऐसे में हेमंत सोरेन से ईडी की टीम जब पूछताछ कर रही है तो इस कार को लेकर धीरज साहू के साथ कैसे संबंध हैं, ये आप तक कैसे पहुंची, तमाम सवालों का जवाब हेमंत सोरेन को अब देना होगा। मोदी 3.0 कहते हैं 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं। का हो गया, ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। तो मोदी का एजेंडा सेट, विपक्ष अपसेट। जी हां, ये सवाल अब इस वक्त खूब तेजी से चल रहा है, और क्यों चल रहा है वो भी हम आपको बताते चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण पर जवाब दिया था। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपनी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को बताया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों का जिक्र किया था। इन बातों में उन्होंने सीधे तौर पर आने वाले 5 साल का क्या होगा रोड मैप, उसकी चर्चा की, उपलब्धियों को बताया और कांग्रेस पर जोरदार तरीके से हमला किया। तो प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में न्यू मिडिल क्लास जो गरीबी से निकल करके बाहर आए हैं, ऐसे न्यू मिडिल क्लास को नई ऊंचाई और सशक्त बनाने के लिए हम अनेक विध कार्य पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करने वाले, और इसलिए हमने सामाजिक न्याय का जो मोदी कवच दिया है ना, उस मोदी कवच को और मजबूत करने और ताकत देने वाले हैं। ये समय हमने गरीब को मजबूता कि वो फिर से वो न्यू मिडिल क्लास फिर से वापिस उस गर्त में डूब न जाए। हम 5 लाख रुपए आयुष्मान का देते हैं ना, उसके पीछे ये इरादा है। परिवार में एक बीमारी आ जाए ना, मध्यम वर्ग का आदमी भी गरीब बनने से देर नहीं लगती है। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती। मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। आजकल जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए,
तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो? आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए, खाने में परहेजी रखिए, ठीक ना करिए, फलाना करिए, ये कहना क्यों? कहीं दोबारा वहां मुसीबत में ना आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना उसको ज्यादा संभालना चाहिए। SC, ST, OBC उनको बड़ी भागीदारी ने कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया वो भी अवेलेबल है। एनडीए के अंदर हमने 10 साल काम करने का मौका मिला। हमने पहले दलित को और अब आदिवासी को, हमने हमेशा हमारी प्राथमिकता क्या है सबसे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए न सिर्फ विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया बल्कि अगले 5 साल का एजेंडा भी सेट कर दिया। मेरा विश्वास पक्का हो गया है, ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के बाद बुधवार को बारी पीएम के राज्यसभा में धन्यवाद भाषण की थी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत से लेकर आखिर तक विरोधियों को, खासकर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। साथ ही अगले 5 साल का अपना चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया। सदन में पीएम ने कई बातों का जिक्र किया और ये बताया कि आने वाले समय में देश का विकास मॉडल क्या रहेगा। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी, सोलर पावर से बिजली बिल 0, बुलेट ट्रेन, सेमीकंडक्टर, हेल्थ, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस पाइप का पूरे देश में नेटवर्क। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली लोकसभा और अब राज्यसभा से कांग्रेस पर करारा प्रहार करने के साथ ही अपने आने वाले समय के विकास का एजेंडा भी फिक्स कर दिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संसद के आखिरी सत्र से पीएम ने विरोधियों को निरुत्तर जरूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्यसभा में 56 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और सांसदों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पीएम मोदी सांसदों को सदन में फेयरवेल देते नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने संसद में हुए घटनाक्रमों को याद किया, साथ ही साथ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। वो एक दुखद घटना को हमने स्वीकार करते हुए भी हम आगे बढ़ते रहे और भी ऐसी कुछ घटना हुई। कभी कभी फैशन परेड का भी हमने दृश्य देखा, काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला। तो ऐसी विविधताओं के अनुभव के बीच हमारा कार्यकाल बीता और मैं तो अब खड़गे जी आ गए हैं तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, अरे किसी की नजर लग जाएगी, उसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें
माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर हो। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में विशाल हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और BAPS स्वामीनारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु महंत स्वामी महाराज अबू धाबी पहुंचे, जहां उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया गया। 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन होगा। खास मौके पर अबू धाबी के शेख नहयान मुबारक अल नहयान ने उनका राजकीय अतिथि के तौर पर स्वागत किया। शेख नहयान ने महंत स्वामी महाराज का स्वागत करते हुए कहा, मुझे आपके आशीर्वाद की अनुभूति हो रही है। हमारे देश में आपकी मौजूदगी से हम धन्य हैं। इसके जवाब में महंत स्वामी महाराज ने कहा, हम आपके प्यार और सम्मान से अभिभूत हैं। हिंदू मंदिर का निर्माण BAPS संस्था करवा रही है। अबू धाबी का ये भव्य मंदिर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दोस्ती, सांस्कृतिक सद्भाव और सहयोग की भावना का प्रतीक है। साल 2015 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और UAE के शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान ने मंदिर निर्माण के लिए 13.5 एकड़ जमीन उपहार में दी थी। उसके बाद जनवरी 2019 में 13.5 एकड़ भूमि और आवंटित की गई, जिसके बाद कुल 27 एकड़ भूमि मंदिर को भेंट की गई। PM मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी में हिंदू मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे। गौरतलब है, अबू धाबी का ये मंदिर पारंपरिक हिंदू वास्तुकला शैली में पहला पाषाण मंदिर होने जा रहा है। मंदिर 27 एकड़ में फैला है, जिसे गुलाबी चूना पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया जा रहा है। मंदिर की मजबूती इतनी है कि आने वाले 1000 से ज्यादा सालों तक ये जस का तस रहेगा। 18 फरवरी को मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पूरे देश की नजर जिस पर थी, वही यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल उत्तराखंड विधानसभा से पास हो चुका है। सदन में 2 दिन की बड़ी चर्चा के बाद UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विधानसभा ने अपनी मोहर लगा दी और अब बिल राज्यपाल को भेज दिया जाएगा। एक देश एक कानून की जो बात बीजेपी सालों साल से कहती रही है, उसे लेकर पहला कदम उत्तराखंड में उठाया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल भारी बहुमत से पास हो गया है। 2 दिन तक UCC पर बहस हुई और यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुमत से पारित करा लिया गया। ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कहीं न कहीं सबको एक राह दिखाने का काम करेगा। जिस प्रकार से देवभूमि से निकलने वाली मां गंगा संपूर्ण देश को कहीं सींचने का काम करती है, कहीं यात्मन का काम करती है, कहीं पीने के। तो पूर्णिया के GT गोयनका स्कूल के 52 बच्चों ने नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद और कल्चरल प्रतियोगिता में कुल 67 मेडल जीतकर पूर्णिया और बिहार का नाम रोशन किया। सभी छात्रों को DIG ने अपने चैम्बर में बुलाया और उन्हें बधाई दी। इस मौके पर GT गोयनका स्कूल के अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल, वाइस चेयरमैन शैलेंद्र गुप्ता और प्रिंसिपल मौजूद थे। DIG ने कहा कि GT गोयनका स्कूल के छात्रों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं GT गोयनका स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि ये उसके स्कूल के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है
ये बच्चे आगे चलकर देश के लिए खेल सकते हैं। इंडिया नेपाल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रमोशन चैंपियनशिप 2023-24 आयोजित पोखरा में की गई थी, जिसमें पूर्णिया जिला के जीटी गोयनका स्कूल के 52 छात्रों ने 67 गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स जीतकर पूरे पूर्णिया जिला का मान और जीटी गोयनका स्कूल का भी मान बढ़ाए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का मुहूर्त है कि डीआईजी सर ने हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ बुलाया। हमारे बच्चे देश के बाहर पहली बार गए थे। इंडो नेपाल के इस मैच से उन्हें बहुत ही उत्साह मिली है, पर ये उत्साह और डबल हो गया है। आई विल से रादर इट हैज़ इंक्रीज द फोर्स। जब डीआईजी सर ने कहा मैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहूँगा ताकि आगे आने वाले समय में ये बिहार के लिए ही नहीं, देश के लिए और विश्व के लिए भी अपने जो भी क्वालिटीज़ है उसको, पोटेंशियल्स को बहुत सारे फोर्स में दिखा सके। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।